से कल क्या चल रहा था। भाई ये था ना, इसके अलावा और टॉपिक हम भाई देख रहे थे ना, उसमें लीनियर अलजेब्रा का देखा था कॉन्सेप्ट। इसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि जब आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पढ़ते हो ना, तो वहां पे क्या होगा, इनडायरेक्टली यूज होगा। तो उसके लिए हम लोग नंपाई यूज नहीं करते, तो उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, तो पाई टॉर्च और टेंसर फ्लो यूज होता है। बट क्या होता है, इंटरनली यही सारी चीजें यूज होती है। इसमें इंडेक्सिंग, बुलियन इंडेक्सिंग समझ में आया था ना। बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे क्या करते हो, आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। जिस तरीके से आप क्या करते थे, सम इफ एवरेज इफ लगाते थे कंडीशंस के लिए, तो वही सारा काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जितने भी आपके ट्रू रहते थे तो उसके बेस पे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर मल्टीपल कंडीशंस लगाना रहेगा तो हम लोग क्या यूज करते थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बता सकते हो? अब रविंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से थे? कितना बता रहे, तीन थे, अब बताओ। कितने लॉजिकल ऑपरेटर थे? वो तो मैंने बता दिया, आगे कौन कौन सा? एंड और एक नॉट था। तो तीन होते हैं। अब उससे क्या कर सकते हो आप, एक साथ मल्टीपल कंडीशंस चेक करवा सकते हो। एक नहीं, जैसे दो तरीके से होता है लॉजिकल ऑपरेटर, अगर आप देखोगे तो हमने बताया था एंड और नॉट। इस तरीके से आप क्या करते थे, कोड करते थे, वहां पे लिखते थे। बट अगर आप बुलियन यूज कर रहे हो, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट है वो क्या है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो हमारा क्या हो गया, बुलियन नंबर हो गया। अब बुलियन नंबर को हम लोग बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स, कि जहां पे रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आएगा, वो बेसिकली क्या यूज करेगा, बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करेंगे। तो आपने सुना होगा बिटवाइज, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर, सुना है? बिटवाइज में लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे भी है। ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर जो पाइथन में आप यूज करते हो, वो एंड और नॉट कीवर्ड से होता है। और जब आप बिटवाइज क्या करते हो, बाइनरी पे करते हो। जब ये ऑपरेशंस बाइनरी पे होता है, तो अगर बाइनरी हमारे पास, बाइनरी का मतलब क्या होगा, दो ही रिजल्ट होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बिट वाइज पे लगने लगेगा। और बिट वाइज में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं बिट वाइज के लिए, तो बिट वाइज दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड को ये साइन देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। दूसरा, और को हम लोग कौन सा साइन देते हैं, तो ये पाइप का साइन देते हैं। नॉट को, नोट का जो रहता है इस तरीके से हम लोग, तो ये क्या रहता है कि उसके बिहाफ में रहता है कि सेम चीजें हैं, बट क्या है, ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए हो गया, और ये हमारे पास किसके लिए होगा, तो ये सिर्फ बाइनरी कंडीशंस के लिए। तो ये आप बाइनरी कंडीशंस के लिए यूज करें। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? कि सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अगर आपको लगता है कि ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे सारा रिजल्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। बट कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है, सेम है। फिर क्या होगा, इसमें भी एंड और नॉट होंगे, इसमें भी एंड होंगे। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें क्या रहता है, कीवर्ड के बेस पे रहता है, इसमें क्या रहता है, उसके सिंबल के बेस पे। तो इसको हम लोग एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट। ठीक है। और मल्टीपल कंडीशंस क्यों लगाते होंगे हरविंदर, मल्टीपल कंडीशंस क्यों यूज करते होंगे?
बताओ, कहीं पे भी मल्टीपल कंडीशंस क्यों यूज होता है? इजी सॉल्यूशंस, नहीं उतना तो ट्रू नहीं है, बट कुछ हद तक बोल सकते हैं, बट ये करेक्ट नहीं। क्योंकि कोई भी और क्या होता है, बिजनेस होता है या फिर कोई भी चीज आप डिसीजन लेते हो, तो क्या होगा उसमें मल्टीपल फैक्टर भी आएंगे। कि जैसे अगर आप कोचिंग आ रहे हो, तो पहला फैक्टर क्या होगा कि जल्दी उठना पड़ेगा, अगर 9 बजे क्लास है तो। दूसरा, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, अगर घर में ही हो जाती तो क्या करते, घर में ही रह जाते। तो क्या हो गया, एक से ज्यादा जब कंडीशंस होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक से ज्यादा कंडीशंस होते ही होते हैं। तो इन चीजों का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सुपर स्टोर का था, कि मैंने बोला क्या कि साउथ रीजन में किस कैटेगरी में कितना सेल हुआ है वो बताऊं। तो आपके पास कितने कंडीशन हो गए, दो कंडीशन हो गए, पहला रीजन का और दूसरा कैटेगरी। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन एक साथ लगाते हैं। ठीक है, इन चीजों का यूज हम लोग अभी रियल डेटा पे भी करेंगे। देन मैंने बताया था कुछ क्या होंगे, कि जितने भी मैथमेटिकल चीजें हैं आप उसका क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए। कि बेसिकली इनपुट क्या लगेगा उतना आना चाहिए और उसका आउटपुट क्या होता है वो आना चाहिए। बाकी बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशंस कैसे करता है वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी काम बन सकता है। ठीक है, कि मुझे पता है कि क्या इनपुट उसके अंदर जाएगा और क्या आउटपुट आएगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर यूज करते हो तो पता होता है ना दो चीजें, कि क्या चीजें होंगी और क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आपने भी यहाँ पे क्या किया होगा, एडमिशन लिया होगा, तो आपका इनपुट क्या रहेगा, पी और खाली फीस कर दोगे और क्या आउटपुट मिल जाएगा। और आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी चीजें। तो ये दो चीजें करते हो फिर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, जॉब का और नॉलेज का, दो चीजें मिलेंगी। और किसी चीज एक चीज में भी क्या है कि अगर आपने एफर्ट नहीं किया तो क्या होगा, फिर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। वो चीजें रहती हैं। तो हमें इतना ही मैथ्स में पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते थे लीनियर, क्यों करते हैं हमने बताया था, क्योंकि कोई भी अगर अननोन वैल्यू निकालना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स हम लोग कोई भी चीज सॉल्व करते हैं ना, तो किसी एक अननोन चीज को क्या करते हैं, सॉल्व इसी तरीके से करते हैं कि एक को एक्स मान लेते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं, सारे कैलकुलेशन करते हैं। वही चीज हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हम लोग मैट्रिक्स क्यों देख रहे थे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो डेटा होता है वो ज्यादातर क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है। कि टेबल फॉर्मेट में ही ज्यादातर आपको डेटा मिल जाता है। तो अगर टेबल डेटा में ही मिल जा रहा है तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशंस इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपना इक्वेशंस बना के रख लेंगे, जो क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स में क्या होंगे, किसी भी चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए तो आप क्या करते हो, इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ता है ना। कि अगर आपको क्या करना, कुछ भी करना है तो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं या फिर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो तभी वो काम होता है। तो सेम यहाँ पे भी होगा। मैथ का इक्वेशंस में क्या होगा, अगर मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हो तो उसके क्या है, कुछ ना कुछ रूल्स है, तो वो फॉलो करोगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा और जल्दी होगा। तो सबसे पहला हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करता क्या होगा, कि जितने इक्वेशंस होंगे उतना अननोन वैल्यू होता है। अगर आपके पास दो अननोन वैल्यू तो एटलीस्ट कितना इक्वेशन होना चाहिए, चार अननोन वैल्यू रहेंगे तो कितने हमारे पास, ये बेसिक है। इसका वैल्यू क्या करना है, इधर उधर शिफ्ट करके निकाल लेते हो। अब यही चीज हमें कंप्यूटर को कहना है कि सॉल्व करते हो, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या नंबर है। अगर दोनों के एक साथ रखेंगे तो बाइट पॉइंट क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो स्पीड का कैलकुलेशन करने से पूरी क्या करोगे, दोनों से सेपरेट कैसे रख सकते हैं, दोनों से सेपरेट कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। इसलिए इस पहले वाली कोशिश ऊपर रखिए और नीचे दूसरा वाली कोशिश के जाओ।
और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 5 और 8 है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? तो ये अब इस चीज को अगर आप दोबारा क्या करोगे तो ये सीखना चाहते ये सब ऐसे लिखोगे, यहाँ से इस तरीके से जाता है, कितना होगा? ठीक है, मैंने 30 लिखी, फिर दूसरे वाले को के पास जाएंगे, फिर क्या बनेगा 2x, और इसके इक्वल में लिखना था, इसके इक्वल में 5 था, हम लिखना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास नंबर अलग होंगे और टर्मिनल वैल्यू होती है। अब हमने इसको इस तरीके से और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशंस बनाएंगे, ये जैसे जैसे मैट्रिक्स पढ़ेगा ना दोनों पे, तो क्या होगा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके साथ क्या आता है, पर इसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 3x प्लस 3c पर क्या होगा 2x, बट एक्चुअल में क्या आता है इसमें तो ये तो नहीं था, तो ये हमारे इक्वेशंस क्या होगा गलत। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके से आप दोनों की इस तरीके से तो फिर क्या होगा डायमेंशन चेंज, ये चीज पॉसिबल नहीं था, फिर हम क्या किया इनका यहाँ से कर दिया और यही चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस समझ में मैथ्स में पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये आप तो ये हमारा क्या कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो समझ में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैट्रिक्स है, ये हमारा एरे की तरह दिख रहा है, एरे की तरह दिख रहा है ना, एरे की तरह ये क्या है आज कैलकुलेशन कर सकता है। मैं क्या करूँगा ये वैल्यू लूँगा, कैसे क्या करूँगा x की वैल्यू निकालूंगा, इस मतलब हमारा क्या है दोनों एरे के फॉर्मेट है और एरे में क्या है लिमिट वाइज ऑपरेशंस होते हैं, ये लिमिट वाइज ऑपरेशन ये होता है, ये ऑपरेशन इससे ध्यान में क्या है जो हमने पिछले क्लास में किया। यहाँ पे आपको देखो एक ए है और एक बी, इसका क्या कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट, ए बी क्या है 2D पे, तो इस तरीके से लिखते हैं वन बी, इसका हमारे पास किस तरीके से 5 6 तरीके से, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने में क्या होता है इस तरीके से पहला वाला रूल क्या होगा पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई 1:5 देन क्या होगा प्लस 2:7, फिर दूसरे वाले में जाएंगे तो ये क्या होगा 0, बट क्या होगा इसमें कितने 2 कॉलम है तो फिर ये क्या होगा सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ सेकंड वाला 1:5 1:6 प्लस 2:2, इस तरीके से क्या होगा इनसे और फिर इनसे मल्टीप्लाई होगा, इसका कितना आएगा 3:5 प्लस 4:7, इस तरीके से क्या होगा इनका और इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा 3 प्लस 4:2, जब हमारा रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा 4/4 का मैट्रिक्स आएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या आएगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं एक नंबर पे कनेक्ट, एक नंबर का मतलब 4 नंबर है तो उसके एक नंबर कौन सा है एक का है लो ये का नाम तो क्या नाम तो हम कोई भी मैट्रिक्स एक्चुअल वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बात करके देना दिखाएंगे, ये पूरा चैप्टर ही होता है कि मैट्रिक्स का अलग चैप्टर होगा डिटरमिनेंट का अलग चैप्टर, तो सॉल्व करने का क्या ये तरीका, तो ये बेसिक तरीका, इस तरीके से हमारे पास 2-3 तरीके हैं जो आप क्या करते हो पूरा मैथ्स में पढ़ते हो तो वो चीज हमें जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, बट हमें क्या है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो सिर्फ पता होना चाहिए जो आपको पता है, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे जब आगे जाके आप डीप लर्निंग पढ़ोगे ना तो वहां पे यही यूज होगा कि डॉट प्रोडक्ट ही इंटरनली यूज होगा हमेशा, ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर इनके साथ मैंने क्या किया है लिंक अटैच कर दिया है, आप क्या कर सकते हो इस पे क्लिक करके अगर आपको लगता है कि मुझे पूरा
समझना है मैथ के थ्रू, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो हमारे पास क्या है, 3 बाई 3 का है, तो कैसे होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से उनका इक्वेशन बनेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके रोज के कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, और रिजल्ट हमारे पास क्या है, इसके से आएगा। बट इसमें क्या कंडीशंस रहता है कि जितने नंबर ऑफ इसके रो रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम चेंज, यही कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये कंडीशन। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, वो फुलफिल नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे बनाते थे, याद है, रीसेप करके बना सकते थे और ट्रांसपोज करके बना सकते हैं, तो वो चीज आप क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं। और ये जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली क्या होगा, इक्वेशंस के अननोन वैल्यू जो होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेम चीज आप क्या कर रहे हो, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां पे दिखेगा, एंड देन सारा रिजल्ट आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके का। अब आप इसको क्या करते हो, इसमें बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये रहता है पूरा। फिर इन्होंने क्या किया कि आपको एक एक स्टेप के बेस पे बताया, ठीक है, कि कैसे सारी चीजें होती है, किसके बेस पे क्या इक्वेशन। तो आप क्या करना चाहते हो कि आप मैथ्स में सारी चीजें पढ़ना चाहते हो तो इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल से देखना रहेगा, वो डिटेल से भी देख सकते हैं। और जिसको क्या करना है, बेसिक्स जितना बताया उतना ही याद रखोगे तो काफी है। फिर मैंने बताया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैंने बताया ना कि जो वैल्यू आ गया मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा है उसको सिंगल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद द एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेम डेटा होगा। अब आप इसका क्या करते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें कैसे चलता है कि जैसे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग वैल्यू प्लस के साथ जाएगा, एंड देन अल्टरनेट चलेगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट दिखेगा इस तरीके से, क्या आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन बनाते हो। कॉम्बिनेशन कैसे बनता होगा, क्या क्या करेंगे, क्या आप इसको लिखते हो, प्लान पे जो भी होगा क्या आपको हटा दो, बाकी जो भी बचेगा वही हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन ये पूरा, इसलिए क्या करते हैं, एस को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसका ये वाला फिर जो कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से क्या होता है, हर एक एलिमेंट की उसके बेस पे क्या होता है, न्यूक्लियस सॉल्व होगी। अब इतना हम लोग लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसका पैटर्न इसी तरीके से होता है इक्वेशंस के थ्रू, इसीलिए क्या होता है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। इसका अगर यूज केस भी देखना चाहो तो आपके पास नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 1, 5 और 9 का, तो ये क्या होगा, पहला कॉम्बिनेशन। फिर क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन, क्या बनेगा, 2 का, 6 का और 7 का। इसी तरीके से हर एक का कॉम्बिनेशन आपका रिजल्ट। इनवर्स मैट्रिक्स, बाकी कॉन्सेप्ट होते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, कि सेम नंबर को क्या हम लोग दूसरे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आगे जाके आप पीसीए का कॉन्सेप्ट, पीसीए का मतलब होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अगर इसका सिंपल मीनिंग समझे, अगर आप कोई एक चीज देख रहे हो, आप अपने छत से देख रहे हो, ये अपने छत से देख रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो वैल्यू रहेगा दोनों का सेम रहेगा, बट रिप्रेजेंट क्या होगा, दोनों की तरफ से अलग अलग होगा, है ना। तो वही चीज पीसीए करता है, कि क्या करेगा, इसके डायरेक्शंस को चेंज करेगा, कि डेटा सेम रहेगा बट डायरेक्शंस को चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा, कि हो सकता है कैलकुलेशन इजी हो जाए। दूसरा, हो सकता है कि जो चीज हम लोग उस डायरेक्शन में नहीं समझ में आ रहा था, अगर हम लोग चेंज करके देखते तो ज्यादा समझ में आता है। तो यही प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, और इसी के बेस पे क्या करते हैं, हम लोग चीजें सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम के बेस पे चीजें नहीं समझ में आ रही, तब क्या करते हो, 2 कॉलम में बना के देखते हो कि वो दो दो कॉलम में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, 3 कॉलम में किस तरीके से हो सकता है, 4 कॉलम में किस तरीके से दिखेगा। दूसरा, कि हमारे पास मैक्सिमम विजुलाइजेशन 3D तक होता है, कि आप 1D क्या कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, 2D और 3D। लेकिन आपके पास 10 कॉलम है, अब उसका डेटा को आप क्या कर सकते हो, विजुलाइज करके देखना चाहते हो, तो उसको क्या करना होगा, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे,
तो आपको क्या करना होगा, उन 10 कॉलम्स को अलग डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, जहाँ पे डायरेक्शंस क्या होंगे, तीन ही होंगे, कि जितना भी ये 10 कॉलम थे वो 3 कॉलम में क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। तो ये चीज हमारा क्या होता है, पीसीए होता है। ठीक है। और पीसीए जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है इनवर्स मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बनाने के लिए। तो वो क्या रहेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। ये समझ में कि आप क्या करते हैं, उसमें ये सारी चीजें यूज करते हैं। और उसमें कॉन्सेप्ट आता है एगेन वैल्यू एगेन वेक्टर का। एगेन वैल्यू क्या होता है, कि बेसिकली आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा, कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है उस मैट्रिक्स से क्या आ रहा है, वही हमारा क्या हो गया, एगेन वेक्टर हो गया। ये समझ में आया? कि मान लो हमारे पास क्या है, ये 3 है, और आपने क्या किया, 3 बनाने की इसको 4 ही कर 6, ये हमारा 6 है। अब 6 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि आपने एक 3 रखा है और अलग से एक मैट्रिक्स इसको क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो एक्चुअल वैल्यू दोनों का क्या है, सेम होगा। ये भी हमारा क्या है, मैट्रिक्स के अंदर है। अब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा या अलग अलग आएगा। ये भी हमारा क्या है, 6 है। अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके बीच में रख रहे हो तो भी ये क्या होगा, 6 होगा। बट हमने क्या चेंज किया है, नंबर चेंज किए। तो ये जो नंबर होगा ये आइगन वैल्यू कहलाएगा, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो होता है आइगन वेक्टर। ये समझ में? सेम चीज को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके देख रहे हो, उसमें क्या क्या होगा। तो 2 वैल्यू हमेशा रहता है, एक आइगन वैल्यू और एक आइगन वेक्टर। इसमें में ये चीज आपका पीसीए में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पीसीए क्या करता है, यही चीज करता है कि जो मैंने एक सिंपल में बता दिया। यहाँ हो सकता है कि ये एक सिंपल सिम क्या है, सिंपल एक एलिमेंट है, इस तरीके से क्या होता है, हो सकता है हमारे पास 2/2 का, 4/8 का हो, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया? और इसके बेस पे क्या होगा, कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, कि आपके पास पहले कुछ और मैट्रिक्स था, मैं आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसका डायरेक्शन कुछ, ये हमारा आइगन वैल्यू, ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल डेटा होगा, उसके साथ क्या करते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करते हो, और उसमें ये वैल्यू मिलता है, एक लैम्डा मिलेगा और आइगन वेक्टर मिलेगा। तो ये चीज सॉल्व करते हैं, और इससे क्या बेनिफिट होता है, मैंने बताया डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कि डेटा का डायरेक्शन चेंज होगा। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हो या फिर क्या करते हो, कौन लोग लगाते हैं इमेज पे, है ना, फोटो वाला, जैसे दिखाते हो खुल जाता है। तो आप किसी भी डायरेक्शंस में दिखाते हो तो वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो बेसिकली यही करता है कि वो हर एक एंगल में चेक करता है। तो आपने एक ही एंगल में क्या किया था, पासवर्ड सेट किया था, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर एक एंगल में आपका ओपन करके देखा। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स कैसे होगा, तो ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर उसका चेक करता है। और आपको इसका एग्जाम्पल इस तरीके से रहेगा, इसमें क्या रहेगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस रहेंगे। ये दिख रहा है कि आपके पास क्या रहेगा, कि एक मैट्रिक्स रहेगा, उसका आप फाइंड कर सकते हो क्या, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सिंपल जो इक्वेशंस होता था उसी के बिहाफ में करते हैं। और ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किया इसको क्या बोलते हैं, अगर याद होगा तो आई, आई बोलते थे हम लोग। आई बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें वैल्यू क्या है, 0 0 है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा। तो लैम्डा का क्या होगा, एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकता है और एक भी वैल्यू। तो ये बेसिकली क्या है, 2 वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कि जो आपके पास डेटा है उसका 2 आइगन वैल्यू होगा, मतलब आप उसको 2 डायरेक्शंस में आराम से चेंज, इसके 2 अलग अलग डायरेक्शंस होगा जिसको आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीज आप निकाल सकते हो। ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स मैंने बता दिया, कि अब जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हो तो क्या यूज करते हो, इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करते हो। बाकी हमारे पास इक्वेशंस के फॉर्म में ये देख लेंगे, कि मेन रहेगा यही इक्वेशन सॉल्व करो। बाकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज करेंगे, तो पहला लीनियर रिलेशन, कि अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है तो हमेशा क्या होगा, y इक्वल टू एम एस प्लस सी। ऐसा क्यों करते होंगे, बेसिक एग्जांपल दिया होगा कि आपको क्या करना है, एक हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। तो कैसे प्रेडिक्ट करते हो, मान लो आपके पास क्या है, कि उसका सिर्फ स्क्वायर फीट दिया हुआ है, कि 500 स्क्वायर फीट है। अब बताओ इसका प्राइस कितना होगा, तो कैसे बताओगे, अनुराग है, तो जो रेट चल रहा होगा तो कैसे पता चलेगा,
तो आप सिंपली क्या करते हो कि वाई निकालना रहेगा किसके बिहाफ में, तो 500 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, और यहाँ क्या होगा 500 स्क्वायर फीट है, तो एक स्क्वायर फीट का जितना प्राइस होगा वो लेके चलोगे और उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करते हो, और उसके बेस पे क्या होगा कि आपको 500 स्क्वायर फीट का क्या होगा, तो यही चीज करते हैं। ये हमारा क्या होगा, वाई होगा किसी, और मान लो एक स्क्वायर फीट की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, तो फिर 2 ही रखते हैं, और कितना है, तो ये हमारा एक्स है। अब एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर फीट का डेटा होगा, ये एक्स अगर 1000 रखोगे तो 2000 हो जाएगा, अगर आप 500 रखेंगे तो क्या होगा, 500 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फैक्टर हो गया, एक यूनिट का प्राइस कितना है, एंड उसके बेस पे क्या होगा, तो वहाँ पे आपका स्क्वायर फीट है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अगर देखोगे तो कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई निकालना, और जब हम इस तरीके से निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन। ये समझ में आया? और वही लीनियर रिग्रेशन क्या होगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और वो सॉल्व कैसे हो रहा है, अगर दिख रहा होगा तो डॉट फॉरवर्ड के बेस पे। तो यही हमें याद रखना, आपको मैन्युअली इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा कि आगे जाके आपके पास सिर्फ फंक्शंस रहेगा, वो यूज करो, कि जैसे लीनियर रिग्रेशंस यूज करना है तो सिर्फ लीनियर रिग्रेशंस लिखोगे और डेटा पास करो। बाकी रैंडम नंबर का तो पहले ही देखा था। तो स्टैट्स में ये सारा चीज हम लोगों ने देखा है पहले ही, कि मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, परसेंटाइल क्या होता है, ये सारी चीज पता है, ये नहीं पता। तो ये चीजें बताने के देन आगे जाके हम लोग देखेंगे कोरिलेशन कोवेरियंस। कोवेरियंस बेसिकली होता है कि एक डेटा दूसरे डेटा से कितना डिफर करता है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, एक फोन खरीद रहे हो, जिसने बोला कि खरीदने जा रहे हो, इस समय क्या था प्राइस, मान लो 2K, और आपने अपने दोस्त से पूछा, उसने बताया कितना, 2200। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट क्या लॉस हो सकता है, हमारा दोस्त झूठा हो सकता है, मतलब 200 रुपया कमीशन मांग रहे हो है? तो मतलब दोस्त को भी आइडिया नहीं था, तो उसने क्या किया, रफली बता दिया कि हाँ 2200 रुपये होंगे। तो ये जो रफली बताया उसने, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा क्या होता है, एरर होता है ना? और उसी एरर को हम लोग बोलते हैं कोवेरियंस। ये समझ में आया? कि जो एक्चुअल में और जो प्रिडिक्टेड में डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, वेरियंस होगा। और कोवेरियंस का मतलब होता है कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल डेटा के बेस पे, कि हमारे पास क्या होगा, अलग अलग डेटा होगा, कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या है, उसको बोलते हैं कोवेरियंस। को रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होता है, हाँ, रिश्तेदारी, रिश्तेदारी। और तुम्हें नहीं पता, तो रिलेशन एक ही रहता है क्या, नहीं, लड़के को बस एक ही समझ में आता है, रिलेशन। रिलेशन का मतलब है कि दो चीजें कितना कनेक्टेड है ना? तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना कनेक्टेड है वो देखने के लिए हम लोग यूज, कि अगर हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हाउस का ही, अगर स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना? अगर नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे हाउस का, कि मान लो 50 साल पुराना घर है, तो उसका प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो ये क्या होगा, इनवर्स हो गया, मतलब कितना कौन सा डेटा रिलेटेड है। अगर नया घर है और वो भूतिया घर है तो घटेगा ही। तो ये पता चलता है कि हमारा एक कॉलम दूसरे कॉलम पे कितना डिपेंडेंट है, और उसी को हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन निकालते क्यों होंगे, चलो कोवेरियंस का पता चल गया कि एरर पता करने के लिए निकालते हैं, कोरिलेशन का। हाँ, कि अगर मान लो आगे जाके आप क्या करते हो, प्रिडिक्शन सिस्टम बनाते हो, तो अगर हमारे पास कोई कॉलम है जो डिपेंडेंट नहीं है और उस कॉलम को रख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा होगा कैलकुलेशंस के टाइम में, नहीं होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई कोरिलेटेड है और हमने उसी को हटा दिया, तो फिर क्या होगा, कि जो आप प्रिडिक्शंस कर रहे थे वो खराब हो जाएगा। तो वो चीज चेक करेंगे हम, क्या कहते हैं, कोरिलेशन का यूज। ये समझ में ये चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे फॉर्मूला बेस पे भी अभी। उसके बाद क्या था, मैंने बताया पीसीए। पीसीए बेसिकली करता क्या है, कि मैंने बताया था ना, कि टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द मैक्सिमम वेरिएंस, कहाँ पे
कितना ज्यादा एरर होगा वो फाइंड करने के लिए, कहाँ पे मिनिमम एरर होगा वो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो पीसी हमेशा क्या देता है, रिजल्ट देता है कि कम से कम क्या हो, डिफरेंस हो। डिफरेंस मतलब एरर, कि मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास जिस डायरेक्शन से हम देखना चाह रहे हैं वो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए जिसमें एरर कम हो। तो उसी हम लोग क्या करते हैं, पीसी का यूज। इसमें क्या करेगा, आपका डेटा मैनिपुलेट होगा और उसके बिहार पे आपको आंसर। देन मिसिंग वैल्यू क्यों हैंडल करते होंगे, जब कैलकुलेशन करोगे अगर उसमें कोई एरर रहेगा या फिर कोई मिसिंग वैल्यू रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको भी एरर देगा। तो उस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नल वैल्यू चेक करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, डुप्लीकेट है तो उसको हटाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए। मिसिंग वैल्यू रिप्लेस करते थे, ये सारा चीज भी हम लोग फिर से देंगे। बट ये किसमें, अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे पांडास में। ठीक है, क्योंकि नमपाई में भी ये जितनी भी चीजें यूज हो रही है हम लोग पांडास में भी यूज करते हैं। तो इन चीजों को हम लोग डायरेक्टली पांडास में यूज करेंगे रियल वर्ल्ड डेटा के साथ। बुलियन इंडेक्सिंग आपको पहले से पता है बेसिकली क्यों यूज होता है। बाकी और क्या है, फैंसी इंडेक्सिंग इसका मतलब क्या हो गया कि एक साथ मल्टीपल आप इंडेक्सिंग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कि मैंने क्या किया, इंडेक्स नंबर 0, 2 और 4 चेक आप क्या कर सकते हो, एक ही साथ सबका वैल्यू निकाल सकते। सिंगल इंडेक्सिंग करते थे ना, इस तरीके से मल्टीपल इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स हैं कि क्या है, कि फिल्टर कस्टमर हुज प्राइस अबव 1000। इसका मतलब क्या गया कि मुझे वो सारे कस्टमर चाहिए जिन्होंने क्या किया, 1000 से ज्यादा का बाई। ये चीज हमारे पास एरे होता था जो पिछले क्लास में भी हमने करवाया था कि क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए था और 100 से कम या फिर 500 से कम, इसके बीच का आपको डेटा है। बाकी एलिमेंट वाइज ऑपरेशन पता है, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कि आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल एंड इस तरीके से भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली मैंने क्या यूज किया था, इसका सिंबल कौन सा, एंड का और का नॉट का, तो आप उस तरीके से भी यूज करो या फिर आप इस तरीके से पूरा लिख के यूज करो। दिख रहा है एनपी डॉट लॉजिकल एंड, अगर और सुना तो एनपी डॉट लॉजिकल और, ये क्या रहेगा, बिटवाइज ऑपरेशन। बाकी वेयर का पता है क्या होता है, बताओ। वेयर का बताया था नीतीश, एसक्यूएल पे यूज किया था। तो एसक्यूएल पे वेयर का हम लोग एसक्यूएल में यूज करते थे कंडीशंस के लिए। यहाँ पे भी कंडीशंस का यूज होगा साथ में, कि उस कंडीशंस ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट चाहते हो और फॉल्स क्या होगा वो क्या चाहते हो, आप इस तरीके से एरे में जहाँ पे भी 20 से ज्यादा हो वहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, और जहाँ पे कम होगा। तो ये क्या था, टर्नरी ऑपरेटर्स की तरह यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर होता है क्या है, जिसमें कंडीशंस होगा, ट्रू एंड होगा, फॉल्स होगा, तो उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। जो पाइथन में नहीं होता, बट क्या कर सकते हो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, वेयर एज ए टर्नरी। बाकी अगर लैंग्वेज में होता है, बाकी सारी चीजें फिर मशीन लर्निंग में डेटा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि मैंने बोला कि नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि जो उसका स्पाइक, मतलब क्या होगा, कि हो सकता है कि आपने जो सेलिंग किया होगा कहीं पे ज्यादा सेलिंग होगा, कहीं पे कम सेलिंग होगा, बहुत कम, और कहीं पे क्या होगा, ऑन एन एवरेज सेलिंग चल रही होगी, है ना। तो हो सकता है ये जो स्पाइक आया हुआ है वो बिजनेस क्या होगा, कि हो सकता है उस दिन क्या था, कोविड था, हो सकता है इस तरीके से, या फिर जिस दिन हमारा डाउन था उस दिन क्या हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया था इस कारण से। बट ये क्या था, वन टाइम कंडीशन था, कि जैसे ये नॉर्मल होता है तो हमारा हमेशा सेल क्या चलेगा, ऑन एन एवरेज। तो हम डेटा को क्या करते हैं, एक फिक्स रेंज पे लाते हैं हमेशा। फिक्स रेंज पे क्यों लाते होंगे, कि नंबर्स हमारा जो फिक्स रेंज में होगा तो उसमें कैलकुलेशन करना इजी होता है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक फिक्स रेंज पे लाने के लिए नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज आप क्या कर सकते हो, कि जैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मलाइजेशन उसको बोलते हैं जो 0 से 1 के बीच में रहता है। बट ये रेंज अगर अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, कि -1 से लेके +1 के बीच में जा सकता है, कि -1 से लेके 4 तक जा सकता है, तो वो रेंज आपका रह सकता है। बट बाय डिफॉल्ट जो हम लोग रेंज ज्यादातर 0 से 1 के बीच क्यों रखते होंगे, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो। क्योंकि मैंने आपको क्या किया, इस तरीके से 3, 4, 5, ये एक बड़ा नंबर है, और 0.34 इस तरीके से, तो इसमें इजिली कैलकुलेशन हो, ये बड़े वाले डिजिट पे या फिर छोटे वाले पे। तो छोटे वाले नंबर में क्या था, कैलकुलेशन फास्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा नॉर्मलाइज करते हैं जब मशीन लर्निंग का मॉडल। ये समझ में आया,
कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कि अगर आप शादी या पार्टी में जाते हो तो क्या करते हो, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फॉलो करके जाते हो ना, कि सब लोग वहां पे क्या जा रहे हैं, सूट पे जा रहे हैं, कोट पे जा रहे हैं, तो आप भी क्या करते हो, उसी के हिसाब से पहन के जाते हो। तो आप क्या करो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो कि जिस तरीके से वहां पे चल रहा है उसी हिसाब से हमें जाना होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि मार्केट में जिस हिसाब से ज्यादा डेटा यूज होता है कि आपको नॉर्मलाइज करना है, तो क्या करोगे, मार्केट स्टैंडर्ड का फॉलो करके, वही हमारा कहता है स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप इसका मिरर इमेज लगाओगे तो क्या होगा कि बोथ द साइड इक्वल पार्ट होगा, कि इतना इधर इतना होगा, नहीं इधर होगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में क्या हो गया? तो तुम क्यों उठा रहे हो? बाकी फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का मतलब क्या होगा? वही रेंज आप चेंज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल दिया। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ का जो रेंज होगा वो यहाँ का रेंज होगा तो कितने से कितने के बीच में होगा? कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका फॉर्मूला और यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला अलग है। अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? कि आपके पास डेटा है, इसको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करके अगर इसको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है तो ये जो फॉर्मूला है, तब क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होगा उस डेटा क्या है, ये होगा। फिर इसमें से जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम कौन सा है, तो 1 है। तो आप 1 से डिवाइड बाय क्या करते हैं, मैक्स का। मैक्स कितना था, 8 था। और हमारे पास क्या आएगा, उसका मीन मीन कितना था, कितना आएगा, 2/6। तो इसको डिवाइड करो 0.7। इसी तरीके से हर एक वैल्यू है। अब इसका वैल्यू कितना है बता सकते हो? और इसका वैल्यू कितना आएगा, ये इसका पॉइंट में आएगा, बट इसका वैसे क्या आएगा, 1 है। तो इसका क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यही है, तो 0 ये होगा और मैक्सिमम ये बन जाएगा। अब इसके बीच में जो भी वैल्यू रहेगा इसी के रेंज में रहेगा। ये समझ में आया थोड़ा सा? और विंदर, ये समझ में आया क्या चीज, मतलब नहीं आया? सिंपल सी बात है कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू था अगर वो 0 हो जा रहा है, अगर मैक्स वैल्यू था अगर वो 1 हो जा रहा है, उसके बीच में जितना भी वैल्यू रहेगा तो वो इसी के बीच में आएगा। तो ये बेसिकली हमने इक्वेशन बना दिया पैटर्न के बेस पे, जिसका काम सिर्फ क्या है, 0 से 1 के बीच में था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक डेटा है, जैसा है, ये क्या करेगा, आपका जो एवरेज वैल्यू होगा इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड, और उसका जो बाय डिफॉल्ट रेंज जाता है वो -4 से +4 के बीच में ज्यादा है। ये इंफिनिटी तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी इंफिनिटी, -इंफिनिटी। बस डिफरेंस क्या होगा, इसमें जो डेटा हमेशा लगेगा वो जिस तरीके से, अब हमें बता दो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ये समझ। और ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको हम लोग को बोलते हैं, और उसको बोलते हैं मीन मैक्स। तो आपने मीन मैक्स स्केलर, मतलब आप क्या करो, मिनिमम मैक्सिमम के स्केल में डिवाइड कर रहे हो, और इसमें क्या है, जेड इसको मतलब एक आप देखो मैक्स, मैक्स में वैसा कुछ है नहीं। सिर्फ क्या है कि आपको जो डेटा कन्वर्ट करना है आप उसमें क्या करते हैं, इक्वेशन बना के देते हो। बाकी इम्प्लीमेंटेशन है, आपके पास इमेज है तो इमेज में कैसे करोगे। अभी ये सारा चीज जो भी है यहाँ के बाद का ना, ये क्या है, मशीन लर्निंग का पार्ट रहेगा। बट मैंने क्या किया, एक एक एग्जांपल दिखा दिया किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं लिखना है, इसकी जगह पे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। तब क्या करते हो, नॉर्मलाइजेशन लिखोगे और डेटा पास करोगे, और स्टैंडर्डाइजेशन लिखोगे, डेटा पास कर दोगे।
क्योंकि ये हमने स्क्रैच से बनाया और वहाँ पे क्या होगा, बना बनाया हुआ मिलेगा। तो अच्छा लगता है ना जब बना बनाया हुआ मिलता है ना। बट अगर आपको कभी खुद से बनाना हो तो पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें कोई भी ऐसा कोड नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। इसमें कोई भी ऐसा कोड है इसमें और इसमें जो आपको पता नहीं चल रहा। बताओ। सब ध्यान से सही रहे। हाँ? सही, अगर उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जानना रहेगा तो वो फॉर्मूला पूछेंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। कि जैसे कोई रहता है ना कि उनको मैथ्स पार्ट में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने रहेंगे, तो फॉर्मूला क्या है और इसका यूज कैसे। हाँ, तो मशीन लर्निंग में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्या होता है इंटरव्यू में पूछते हैं। इसके अलावा क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन, ये तीन चीजें रहेंगी वो मिनिमम रहता है। कि कुछ चीजें मिनिमम आनी ही चाहिए और कुछ क्या है कि आपको नहीं भी आता है तो चलिए। बताओ इसका मतलब क्या है। परिंदर स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, एनपी जिस तरीके से मीन निकालते हैं डेटा पास कर दिया, उसी तरीके से क्या करें एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन और डेटा पास कर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देते हैं और हमने क्या किया, एक नया फॉर्मूला बना दिया। अब इसी फॉर्मूला का हम फंक्शंस बना के क्या कर सकते हैं, दोबारा एनपी डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन और डेटा पास कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका चलते रहा। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर सकते हैं मेन का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला क्या है इसके अंदर यूज हो रहा था, तो वो भी क्या होगा इस तरीके से बना होगा बिहाइंड। ठीक है। तो जो आप फंक्शंस बनाते हो ना, वही यही है कि आप जो फंक्शंस बना के काम करते हो वो यही रहता है। तो ये चीज आप खुद से बना सकते हो और मार्केट में बना बनाया मिलेगा उसका यूज। तो यहाँ तक ये चीजें। देन इनपुट आउटपुट आपको पता है कि कैसे हम फाइल लोड करते हैं, कैसे चेंज करते हैं और कैसे दोबारा सेव करते हैं। कैसे करते थे पता है, ओपन का यूज करते थे तो वहां पे ओपन का यूज कर सकते हैं। और चूंकि अगर आपको numpy के साथ करना है तो क्या कर सकते हो, डॉट सेव कर सकते हो numpy के थ्रू, तो ये भी हो जाएगा। बट ठीक है ना, सिर्फ एरे के फॉर्मेट में ही सेव करेगा। और ओपन क्या था, किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते थे, टेक्स्ट में भी, इमेज में भी, वीडियो में भी, ऑडियो में भी, किसी में भी सेव। तो ये डिफरेंस रहता है कि अगर आपको टेक्स्ट सेव करना है तो क्या करते हो टीएक्स, तो आपके पास अलग अलग लिखते रहे। बाकी बाइनरी, ये क्या है एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के फॉर्म में, अगर आपको एक्स्ट्रा बाइनरी फॉर्मेट में। देन वेक्टराइजेशन, कि अगर आपको क्या करना है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि जो टाइम लग रहा था उसको रिड्यूस करना है। तो हम लोग लूप में जो चलाते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्यों, ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट यूज कर लेते हैं अगर याद होगा तो। अगर वेक्टराइजेशन करते हैं, वेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग मैट्रिक्स लगा के कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है। तो वही हमारा क्या होता है वेक्टराइजेशन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वेक्टराइजेशन यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा नाम भाई क्या है, एरे के फॉर्मेट में ही काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वेक्टराइजेशन। तो आपके पास हमेशा कॉन्सेप्ट आता है क्या कि आप अपने डेटा को वेक्टराइज करके रखो ताकि क्या हो कैलकुलेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टाइम कंपेरिजन के हैं कि अगर आप लूप के थ्रू कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। तो ये चीज आप क्या करते हो वेक्टराइज बना के करते हैं। टाइम के लिए हमने क्या लगाया, टाइम मेथड। हमारे पास टाइम क्या हो गया, एक लाइब्रेरी होगी इसको इंपोर्ट किया, उसमें से क्या किया टाइम से टाइम ले लिया, उसके बेस पे दिखा। अब यहाँ पे टाइम पे देखोगे कि हमारे पास क्या रहेगा स्टार्टिंग टाइम का, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कैलकुलेशन होगा, देन क्या होगा प्रिंट होगा कितना टाइम लगा। कितना टाइम लगा कैसे पता चलता है, एंडिंग टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, वही यहाँ पे। और इसका क्या है लूप का भी सेम, लूप कब स्टार्ट हुआ था वो और कब एंड हुआ वो, उसकी टाइमिंग। बाकी ये सारे एग्जाम्पल है, बाकी क्या रहेगा जितने चीजें पूछा वो क्या है। इंडेक्स अगर आपको निकालना रहे मिनिमम और मैक्सिमम का, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एरे है उसमें क्या है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स फाइंड करना है। तो आर्ग मैक्स आर्ग मीन होता है उसका यूज। तो इस तरीके से क्या है कुछ क्वेश्चन है एक एक बार आप गो थ्रू कर लो। जरूरी नहीं कि सारा चीज आपको याद होना है, बट क्या है कि गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके पास नंबर का। बाकी मैं सिर्फ 2 मिनट में पाइथन में पांडास को स्टार्ट कर देते।
स्टार्ट का मतलब है बस दिखाएंगे, बाकी तो कल ही होगा। ठीक है, सिर्फ दिखाने की बात है, ताकि क्या हो थोड़ा सा माइंड में याद तो रहे, बाकी कल ही करेंगे। अगर मैं जिस तरीके से नंपा इंपोर्ट करते थे उस तरीके से क्या करते हो, पांडास भी इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट पांडास, शॉर्ट फॉर्म रखना है तो पीडी, ये रख दिया। आप ये रन करते हो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई रहेंगी, जैसे ये कनेक्ट रहेगा सैंपल डेटा। यहाँ पे किस टाइप का डेटा है देख सकते हो। आपने सीएसवी पे काम किया है, जेसन का भी है, तो सीएसवी में क्या है, अलग अलग डेटा है। तो ये क्या है हमारे पास, कैलिफोर्निया हाउस का डेटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। रीड कैसे करते होंगे, पांडास में सिंपल होता है, पीडी डॉट रीड। अगर आपके पास सीएसवी फाइल है, मल्टीपल ऑप्शंस इस पे नहीं दिखा रहा, बट क्या रहेगा कि अगर आपको सीएसवी फाइल रीड करना है तो आप क्या करते हो, रीड सीएसवी लिखते हो। एक्सेल एक्सेल रीड करना रहेगा तो क्या लिखोगे, रीड एक्सेल। अगर आपको एसक्यूएल फाइल रीड करनी है तो क्या करते हो, रीड एसक्यूएल करते हो। अगर आपके पास जेसन है तो क्या करते हो, रीड जेसन। तो रीड करना सबसे इजी होता है। और अगर हमें नंपाई में करना रहता है तो क्या करते थे, कि उसमें आपको जो भी चीजें थे वो थोड़ा सा लूप में चलाना पड़ता है, इटरेट करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, क्योंकि डेटा कहाँ पे है हमें पता होना चाहिए। तो ये कौन सा है, कंटेंट, कंटेंट सैंपल डेटा, सैंपल डेटा के अंदर रीड। तो जैसे मैंने रीड किया, आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, जिस तरीके से हम लोग एक्सेल पे काम करते थे, और जिस तरीके से हम लोग एसक्यूएल पे काम। अगर ये टेबुलर डेटा पे आ गया, आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, आप उसको एक वेरिएबल पे सेव करके समझ लेता हूँ डेटा, तो ये, और आप डेटा डेटा, ठीक है। अब डेटा में हमने इससे पहले नंपाई में क्या क्या पढ़ा था, याद है, बेसिक्स, एनडिम पढ़ा था एक। एनडिम क्या होता है, डायमेंशन। तो कितना बता रहा है ये, डी है। देन एनपी डॉट सेव क्या बताता था, कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स, ये बता रहा है। देन और क्या था उसके अंदर, और क्या कहते हैं, हाँ? और जितने भी आपके पास नंपाई के अंदर मेथड थे वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट किस में है, तो अगर आप देखोगे एनडिम का यूज किया था तो हमेशा 2D होगा, कि नंपाई में एरे में एन डायमेंशन तक जा सकते हो। अगर आप पांडास यूज कर रहे हो तो 2D पे ही सॉल्व होगा सारी चीज, और 2D से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है आप यूज करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पे 2D पे काम करेंगे। 2D मतलब जो काम आप एक्सेल में कर रहे थे अब काम सारा पांडास, इस समझ में आया? किस तरीके से आपका डेटा दिख रहा था, अब इसका सारा काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, कि एज के हिसाब से, कि मुझे ऐसे हाउस देखना है जिसका एज क्या है 20 से 30 के बीच में, तो कैसे देखोगे, कि मुझे ये कॉलम चाहिए तो क्या करेंगे, इस कॉलम का नेम दे दोगे बस, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, यही क्या करते हैं, तो सिंपली मुझे यही कॉलम मिल गया। अब मुझे कौन सा एज चाहिए, 20 से ज्यादा, तो क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन 20 कर देते हो। तो मुझे क्या होगा, ये बुलियन इंडेक्सिंग में मिलने लगेगा। अब मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए तो क्या करना होगा, कि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के, और जो वेरिएबल पे स्टोर किया है वो वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो ये डेटा, ठीक है। तो आपके पास डेटा में सारा मिल गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा डेटा है जिसका एज क्या है 20 से ज्यादा है, तो आपको 20 से ज्यादा का ही दिखेगा। अगर मैं बोल देता हूँ 20 से ज्यादा होना चाहिए और 30 से, तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसको अलग से ब्रैकेट में रख दोगे, एंड इसी चीज को आगे क्या करेंगे, एंड लगा के सेम चीज, सेम लॉजिक होगा, बस क्या होगा, लेस देन का जगह पे ग्रेटर देन, क्या होगा ये, जो क्या होगा लेस देन, कितने से बोला था 30, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हुई तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 43 भी डेटा है क्या,
अब आपको ये नहीं दिखेगा जब हम लोग ये कंडीशन रन करें। ये दिख रहा है कि हमेशा क्या दिख रहा है, 20 से 30 के बीच में। तो जो हम लोग नंपाई में कर रहे थे सेम चीज आप क्या कर रहे हो, पांडास में भी कर रहे हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि आप नंपाई में वो सारी चीजें पे फोकस करो, तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे दो काम हो जाएगा, पहला जो भी चीजें पढ़ी थी रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस पांडास में कैसे यूज करते हैं वो भी। ये समझ में आया? तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर